आईएएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जो है झारखंड औद्योगिक नीति के अंतर्गत झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के बारे में पढ़ेंगे। पिछले दो क्लासों में मैंने झारखंड के औद्योगिक नीति 2001 और 2012 के बारे में बताया है। आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देखिए, वही सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। यह नीति मुख्य रूप से उद्योगों के विस्तार, औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार सृजन तथा प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम अनुकूलतम उपयोग तथा अधिकाधिक राजस्व की प्राप्ति के आधार पर निर्मित किया गया है। मतलब कि यह जो 2016 की नीति है, इसमें उद्योगों के विस्तार का लक्ष्य रखा गया है। अगर झारखंड में उद्योगों का विस्तार होगा तो रोजगार के भी अवसर मिलेंगे, और रोजगार के अवसर मिलेंगे तो यहाँ की जो जनता है झारखंड की, उन्हें जो है रोजगार मिलेगी। तो यह जो है रोजगार का सृजन का भी इसका लक्ष्य कंप्लीट हो गया। अब जो है प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम अनुकूलतम उपयोग को हम लोग समझते हैं। मैं शुरू से ही बताते आ रहा हूँ कि झारखंड जो है खनिज संपदाओं से परिपूर्ण राज्य है। तो यहाँ की जो खनिज है उसका अनुकूल प्रयोग किया जाएगा। यहाँ के खनिज संपदाओं का दोहन नहीं किया जाएगा, आवश्यकता के अनुसार ही इनका प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ पे उद्योग का अगर विस्तार होता है तो यहाँ के सरकार को जो है राजस्व की प्राप्ति भी होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह नीति केंद्र प्रायोजित योजनाओं के समन्वित स्वरूप में विकसित किया गया है। देखते हैं कौन कौन से वे योजनाएं हैं, जैसे कौशल विकास, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी प्लान तथा स्वच्छता मिशन इत्यादि। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। झारखंड में औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित उपायों को आवश्यक उपाय के रूप में स्वीकार किया गया है। पहला है खनिज एवं प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का विकास करना। यानी कि वैसे उद्योग जो खनिज और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है, जैसे कि लाह उद्योग, झारखंड में लाह उद्योग है तो लाह उद्योग जो है प्राकृतिक संसाधन पर आधारित है। फिर कत्था उद्योग, तसर, रेशम उद्योग, तो ये सारे उद्योग जो है खनिज एवं प्राकृतिक संसाधन पर आधारित है। तो ऐसे उद्योगों का विकास करना इसका लक्ष्य है। अगला है उद्योग के लिए बुनियादी ढांचों का विकास करना। मैं जब उद्योग नीति 2012 पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि उद्योगों के जो बुनियादी ढांचे हैं, जैसे बिजली हो गया, परिवहन हो गया, जल हो गया, ऊर्जा हो गया, ये सारे चीज जो है उद्योगों के लिए बुनियादी ढांचा है। तो इसका विकास करना भी लक्ष्य रखा गया 2016 नीति का। अगला है बीमार इकाइयों का पुनरुद्धार। जो भी रुग्ण इकाई है, जो भी बीमार इकाई है, उनमें उनका जो है फिर से पुनरुद्धार किया जाएगा। अगला है अधिकतम निवेश प्राप्ति के लिए अनुकूलतम वातावरण का विकास करना। यानी यहाँ का वातावरण ऐसा बनाना जिससे बाहर के जो इन्वेस्टर हैं वो भी यहाँ आके इन्वेस्ट करें। तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब 2016 के नीति के प्रमुख उद्देश्यों को देखते हैं। पहला है अस्थायी एवं धारणीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। स्टेबल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विकास को बढ़ावा देना। तो अब इसको समझते हैं इस तरह से हम लोग कि बिना पर्यावरण को क्षति पहुंचाए पर्यावरण का संतुलन कायम रखते हुए निरंतर स्थिरता के साथ विकास को बढ़ावा देना ही इसका लक्ष्य है। याद रखिएगा, अस्थायी एवं धारणीय औद्योगिक विकास का मतलब क्या हो रहा है? बिना पर्यावरण को क्षति पहुंचाए लगातार जो विकास होगा उसे ही हम लोग बोल रहे हैं अस्थायी एवं धारणीय विकास। अगला हम लोग देखते हैं निवेशकों के लिए अनुकूलतम माहौल विकसित करना। यानी यहाँ का औद्योगिक माहौल ऐसा हम लोगों को बनाना है जिससे बाहर के जो भी इन्वेस्टर आए उन्हें यहाँ इन्वेस्ट करने का मन करे। अगला है SC ST तथा समाज के वंचित वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना। यानी समावेशी विकास की सुनिश्चितता, यानी सभी के साथ विकास। अगला है परियोजनाओं के मंजूरी के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का विकास। अभी तक जो है जितने भी परियोजना हो रहे हैं
उसके सारे काम काज जो है कागजों पे होते हैं, जिसके कारण लेट लतीफ़ हो जाता है। इसीलिए यहाँ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पे जोड़ दिया गया है, जिससे परियोजनाओं के कार्य जो है उसके कागजी कार्रवाई जो है उसमें गति आ जाएगी। अगला हम लोग देख लेते हैं। वस्त्र उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, सूचना तकनीक तथा अन्य सहायक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों को प्राथमिकता प्रदान करना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। निजी सार्वजनिक उद्यम के रूप में औद्योगिक पार्कों का विकास करना। इसके लिए 2015 में औद्योगिक पार्क नीति की घोषणा की गई है। यह एक चैप्टर ही है। 2015 की औद्योगिक पार्क नीति एक चैप्टर है, जिसे मैं अगले क्लास में पढ़ाऊंगा। इसे मैं डिटेल में आगे समझाऊंगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से परियोजनाओं के मंजूरी में तीव्रता लाना। मैं पिछले क्लास में भी मैंने इसके बारे में बताया था। जब मैं 2012 की नीति के बारे में बता रहा था तो उसमें भी एकल खिड़की आया था, खिड़की प्रणाली आया था, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। शॉर्ट में मैं बता देता हूं, एकल खिड़की प्रणाली का मतलब यहाँ ये है कि पहले जो है कार्यवाही होती थी कि आप किसी एक जगह पे जाके कागज दिए, फिर वो कागज दूसरे जगह पे गई, आपको दूसरे जगह पे ले जाना पड़ता था, फिर तीसरे ऑफिस में ले जाना पड़ता था। लेकिन ये सभी को जो है हटा के एक कर दिया गया कि आप एक जगह कागज जमा कीजिए और वहीं से उसकी रिसीविंग या नहीं तो उसका आउटपुट आप प्राप्त कीजिए, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। वही एकल खिड़की प्रणाली कहलाती है। अगला है ऐसे उद्यमों की स्थापना पर विशेष बल देना जो कृषिगत उत्पादों पर आधारित हो, तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तथा फूड पार्क को बढ़ावा देना। यानी कि हमारे जो प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न जनता है उन पे भी इस नीति के अंतर्गत ध्यान दिया गया है। अगला हम लोग देखते हैं, आईटी तथा ऑटोमोबाइल क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्र को विकसित करना। संतुलित विकास के लिए अति बृहद एवं बृहद इकाई तथा एमएसएमई, ये नाम आप लोग याद रखिएगा क्योंकि आगे बार बार ये नाम याद आएगा। एमएसएमई इसका मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के मध्य उचित संतुलन कायम करना। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। झारखंड विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड, इसके बारे में अब हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। औद्योगिक नीति के अंतर्गत निवेश को सर्वप्रमुख आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। वैसे भी जितने भी उद्योग हैं उसमें अगर निवेश नहीं होगा तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे, तो इसीलिए इस नीति का भी लक्ष्य क्या है, इस नीति में भी क्या स्वीकार किया गया है, निवेश को सर्वप्रमुख स्वीकार किया गया है। तथा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए झारखंड विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया गया है। याद रखिएगा, निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए झारखंड विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया गया है तथा यह समिति औद्योगिक विकास के लिए दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन के लिए उत्तरदायी है। अब इसका हम लोग देख लेते हैं कि इसके संरक्षक कौन होते हैं, सदस्य कौन होते हैं। इसलिए यानी कि हम लोग जो है झारखंड विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड के बारे में देख लेते हैं एक नजर। देखिए, झारखंड विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड के जो मुख्य संरक्षक होंगे वे मुख्यमंत्री होते हैं। याद रखिएगा, झारखंड विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड के मुख्य संरक्षक कौन होंगे, मुख्यमंत्री। फिर संरक्षक कौन होंगे, तो उद्योग मंत्री। और सदस्य जो होंगे न्यूनतम 10 सदस्य होंगे, और वे भी कौन होंगे, तो पूंजीपतियों तथा उद्योगपतियों के समूह से उनका चयन किया जाएगा। 10 लोगों का चयन किया जाएगा। अब पदेन सदस्य कुछ होते हैं, देखते हैं कौन कौन है। तो पहला है मुख्य सचिव, दूसरा है योजना वित्त सचिव, तीसरा है उद्योग सचिव, और अगला है खनन एवं भू विज्ञान विभाग के प्रधान सचिव। इस समिति की बैठक कम से कम 1 वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी तथा इस समिति के अनुशंसा को सीधे राज्य मंत्रिमंडल में विचार विमर्श के लिए प्रेषित किया जाएगा। यानी किसका मैं बोल रहा हूं, झारखंड विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड के बारे में, कि उसकी जो बैठक है साल में 1 वर्ष में कम से कम 2 बार आयोजित की जाएगी और इनकी अनुशंसा सीधे जो है कहाँ जाएगी, राज्य मंत्रिमंडल में विचार विमर्श के लिए जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। औद्योगिक विकास के लिए 4 प्राधिकरण स्थापित हैं, मैंने 2012 वाले में भी बताया था, तथा अन्य क्षेत्रों में
औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के गठन के लिए प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। अब ये 4 जो प्राधिकरण है देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है रियाडा, RIADA, रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। रियाडा का मतलब क्या है? रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। अगला है बियाडा, बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। फिर अगला है एआडा, AIADA, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। और अगला है स्पियाडा, SPIADA, संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। यानी आपसे पूछा जाएगा कि झारखंड में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण कितने हैं, तो 4 हैं। कौन कौन से हैं? तो रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण और अगला संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। अब हम लोग जो है औद्योगिक पार्क की नीति को देखते हैं। औद्योगिक पार्क की नीति 2015 में झारखंड औद्योगिक पार्क की नीति स्वीकार की गई तथा नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों में औद्योगिक पार्क की स्थापना पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। ये जो 2015 का औद्योगिक पार्क नीति है, इसे हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं उसके अंतर्गत जो औद्योगिक पार्क स्थापित किए गए हैं तो कौन कौन से हैं। तो वस्त्र पार्क है पहला, अगला है सूचना प्रौद्योगिकी पार्क है, फिर अगला है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, फिर है बायोटेक एवं हर्बल पार्क, फिर रासायनिक एवं औषधि पार्क, फिर अगला है रत्न एवं आभूषण पार्क, फिर अगला है फिल्म सिटी की स्थापना और नॉलेज पार्क की स्थापना। 2012 की नीति के अंतर्गत मैंने ये सारे चीज़ों को बताया था कि ये कहाँ पे है, वस्त्र पार्क कहाँ पे है, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पे स्थापित होंगे। तो आप लोग उस वीडियो को देखिए जाके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्र एवं PPP, मैंने PPP के बारे में बताया था आप लोगों को, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर पार्कों की स्थापना को विशेष रूप से स्वीकार किया गया है तथा इसके लिए निम्नलिखित मानक निर्धारित किए गए हैं। अब ये जो पार्क स्थापित होंगे तो उसके लिए कुछ मानक भी निर्धारित किए गए हैं, तो देखते हैं क्या है। निजी औद्योगिक पार्क, उसके लिए जो मानक है, न्यूनतम क्षेत्रफल 50 एकड़ होना चाहिए। निजी औद्योगिक पार्क के लिए जो मानक है उसमें पहला क्या है, न्यूनतम क्षेत्रफल 50 एकड़ होना चाहिए। न्यूनतम औद्योगिक इकाई की संख्या 15 होनी चाहिए, 15 इकाई उसके अंतर्गत होनी चाहिए। औद्योगिक इकाई के लिए अधिकतम क्षेत्र 60%, ये जो जमीन होगा 50 एकड़, इसमें औद्योगिक इकाई के लिए अधिकतम 60% आरक्षित होगा। हरित एवं अवसंरचनात्मक क्षेत्र 40% होगा। लघु एवं सूक्ष्म इकाई के लिए आरक्षित औद्योगिक क्षेत्र 40% होगा। फिर अगला देखते हैं हम लोग, राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता कुल प्रोजेक्ट राशि का 50% उन्हें दिया जाएगा, जो अधिकतम कितना होगा, 10 करोड़ रुपया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विशिष्ट औद्योगिक पार्क के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता कुल प्रोजेक्ट राशि का 50% या अधिकतम जो है 7 करोड़ तक होगा। विशिष्ट औद्योगिक पार्क का क्षेत्रफल न्यूनतम 10 एकड़ होगा। विशिष्ट औद्योगिक पार्क के लिए न्यूनतम इकाई 5 इकाई होगी। यानी यहाँ पे ये कहा गया है जो भी निजी औद्योगिक पार्क बन रहे हैं उन्हें जो है पर्यावरण को देखते हुए बनाना है, पर्यावरण को क्षति ना पहुंचे, इसीलिए औद्योगिक इकाई के लिए अधिकतम कितना दिया जा रहा है, 60% जगह दिया जा रहा है और उसके चारों साइड पेड़ पौधा लगाना है। इसीलिए हरित एवं अवसंरचनात्मक क्षेत्र के लिए 40% जगह हमेशा आरक्षित होगा। 60% में ही आप उद्योग स्थापित कर सकते हैं और 40% में आपको वन लगाना ही लगाना पड़ेगा। अब हम लोग आगे देखते हैं परिवहन सुधार। झारखंड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के परिवहन सुविधा को विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के संयुक्त भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया गया है। सड़क परिवहन के सुधार के लिए निम्नलिखित प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। देखते हैं कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। सभी जिला मुख्यालयों को 4 लेन से संयुक्त करना, पहला ये प्रयास लक्ष्य रखा गया है। दूसरा है झारखंड में हाईवे एवं एक्सप्रेसवे का निर्माण करना।
सड़कों के निर्माण के लिए निजी क्षेत्र एवं पीपीपी पद्धति को प्रोत्साहित करना, पीपीपी मैंने बता ही दिया। बीओटी, बीओटी का फुल फॉर्म क्या होता है? बी से बुल्ट, ओ से ऑपरेट, टी से ट्रांसफर। बीओटी तकनीक के आधार पर उन्नत सड़कों का विकास करना। तो ये सारे चीज जो है परिवहन सुधार के लिए है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक गलियारा का प्रोत्साहन। झारखंड सरकार द्वारा एमएसएमई के विकास के लिए औद्योगिक गलियारा को विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा विशेष क्षेत्र में विशेष प्रकार के उद्योग को स्थापित करने पर बल दिया गया। जैसे यानी विशेष क्षेत्र में विशेष उद्योग ही स्थापित होंगे। जैसे क्या? रिफैक्ट्री उद्योग चिरकुंडा धनबाद में होगा। ये सारी चीज मैंने 2012 में भी बताया है। 2012 का जो उद्योग नीति है उसमें भी है। क्यों? यहाँ पे धनबाद में क्या पाया जाता है जिसके चलते यहाँ पे रिफैक्ट्री उद्योग बसाया जा रहा है? तो आप लोग 2012 का वीडियो देखिए। पीतल एवं कांसा उद्योग विष्णुगढ़ हजारीबाग तथा जड़ियागढ़ खूंटी। बांस उद्योग बुंडू में, बुंडू सोनाहातू तथा राहे बुंडू में, और ये सारे कहाँ है? रांची में है। अगला है इंजीनियरिंग उद्योग, ये तुपुदाना रांची में स्थापित होगा। अगला है चांदी आभूषण उद्योग, ये सुखड़ीगढ़ रामगढ़ में स्थापित होगा। तो यहाँ पे इन सभी को जो है प्रोत्साहित किया जाएगा स्थापित करने के लिए, क्योंकि इन फैक्ट्रियों में जिन खनिजों या जिन चीजों की आवश्यकता है इस क्षेत्र में वे पाए जाते हैं, इसीलिए ये फैक्ट्रियां वहां पे स्थापित किए जा रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टील के बर्तन तथा कृषि उपकरण उद्योग, ये देवघर में स्थापित किया जाएगा। जनजातीय कलात्मक उत्पादन, ये खरसावा में स्थापित किया जाएगा। क्ले एवं एस उद्योग, ये जमशेदपुर में स्थापित होगा। औद्योगिक गलियारा के अंतर्गत विशेष औद्योगिक संकुल को विकसित करने पर बल दिया गया है तथा निजी क्षेत्र को विशेष उद्योग की स्थापना के लिए विशेष सुविधा एवं रियायत प्रदान की जाएंगी। यानी जो भी निजी क्षेत्र के कंपनियां हैं, उद्योग हैं जो ये लग रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उन्हें विशेष सुविधा प्रदान की जाएगी और साथ ही साथ रियायत भी दी जाएगी फैक्ट्रियां स्थापित करने के बदले में। अब कुछ ऐसे फैक्ट्रियां हैं जो झारखंड के प्राथमिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किए गए हैं। देखते हैं वे कौन कौन से हैं। पहला है पर्यटन, दूसरा है वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, फिल्म उद्योग, जैव प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा नवीनीकरण ऊर्जा को झारखंड के लिए विशेष प्रयास एवं प्राथमिक ध्यान क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो ये सारे चीजों को जो है प्राथमिक के रूप में रखा गया है, प्राथमिक उद्योग के रूप में। तथा पर्यटन एवं फिल्म उद्योग के लिए अनुकूलतम वातावरण विकसित करने पर विशेष बल दिया गया है, जिससे कि पर्यटक यहाँ आए, जो पर्यटन स्थल है वहां पे पर्यटक आए और यहाँ पे फिल्म उद्योग भी स्थापित हो, बाहर से भी जो है कलाकार यहाँ आके फिल्म का प्रोडक्शन करें। पर्यटन के लिए एयर टैक्सी सर्विस को विस्तारित करने पे विशेष ध्यान दिया गया है तथा रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, देवघर, दुमका तथा पलामू के लिए अंतर संबंधीय सेवा आरंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि पर्यटकों के लिए एयर टैक्सी सर्विस का जो है व्यवस्था किया जाएगा, जिससे जो है जो अलग अलग जिले हैं जैसे रांची, जमशेदपुर, बोकारो, तो पर्यटक को एक जिले से दूसरे जिले जाने में आसानी हो जाएगी। अगला आगे हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड सरकार द्वारा 2015 में झारखंड फिल्म नीति को पारित किया गया है। प्रश्न बनेगा कि झारखंड सरकार द्वारा झारखंड फिल्म नीति को कब पारित किया गया है? तो 2015 में पारित किया गया है। वस्त्र उद्योग के विकास के लिए योजनाएं संचालित की जा रही है। देखते हैं कौन कौन से योजनाएं हैं। तो पहला है SITP, स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, ये पहला जो है योजना हो गया। दूसरा है TUFS, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, यह भी एक योजना है। ये सारे जो है वस्त्र उद्योग की योजनाएं हैं। अगला है SISD, स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट। ये 3 योजनाएं जो है विकास वस्त्र उद्योग से संबंधित है, वस्त्र उद्योग के विकास से संबंधित है। याद रखिएगा ये 3 जो योजनाएं हैं झारखंड के वस्त्र उद्योग के विकास से संबंधित है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रांची में आईटी पार्क स्थापित किया जा रहा है, जबकि जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, देवघर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क गठित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो प्रश्न बनेगा, आईटी पार्क कहाँ पे स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो रांची में। और फिर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे स्थापित किए जाएंगे? तो जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और देवघर में। अब हम लोग जो है नवीनीकरण ऊर्जा के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इसकी संभावनाएं जो है झारखंड में बहुत ज़्यादा है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। नवीनीकरण ऊर्जा, सतत औद्योगिक विकास के लिए नवीनीकरण ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देना आवश्यक है, क्योंकि जो भी गैर नवीनीकरण ऊर्जाएं जैसे कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, वो तो सीमित मात्रा में है और उद्योग तो हमेशा चलते रहेगा। तो इसीलिए नवीनीकरण ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देना आवश्यक है तथा झारखंड में नवीनीकरण ऊर्जा के अंतर्गत सौर ऊर्जा के विकास पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया है, क्योंकि यह जो है यहाँ पे 300 के लगभग दिन जो है सूरज दिखता है, बादल नहीं रहता है, इसीलिए यहाँ सौर ऊर्जा का जो है ना संभावना बहुत ज़्यादा है। 2015 के झारखंड सौर ऊर्जा नीति के अनुसार 2020 तक 2650 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा कि किस नीति के अंतर्गत 2650 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2015 के झारखंड सौर ऊर्जा नीति के अनुसार। झारखंड सौर ऊर्जा के अनुकूलतम क्षेत्र है। झारखंड जो है सौर ऊर्जा का अनुकूलतम क्षेत्र है, क्योंकि झारखंड के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है तथा औसतन 300 दिवस सौर ऊर्जा उपलब्ध होता है। मैंने बताया था कि यहाँ लगभग जो है 300 दिनों तक सूर्य जो है दिखाई देता है, जिसके चलते यहाँ सौर ऊर्जा की संभावनाएं बहुत हैं। अब देखते हैं किस किस तकनीक से कितना जो है ऊर्जा आएगा। तो फोटोवोल्टिक तकनीक से 2100 मेगावाट ऊर्जा का लक्ष्य है। अगला है रूफटॉप सोलर तकनीक, इससे जो है 500 मेगावाट ऊर्जा का लक्ष्य है। फिर अगला है तापीय सौर ऊर्जा, इससे जो है 50 मेगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है। तो टोटल जो है हो गए 2650 मेगावाट। इस नीति के अंतर्गत औद्योगिक इकाई के स्थापना में निम्नलिखित प्रोत्साहन एवं रियायत की घोषणा की गई है। ये जो 2016 की नीति है, इसके अंतर्गत जो औद्योगिक इकाई की स्थापना होगी उसके लिए जो है कुछ प्रोत्साहन दिया जाएगा, कुछ रियायत दिए जाएंगे। तो अब वो क्या क्या है हम लोग देखते हैं। एमएसएमई के लिए निवेश अनुदान प्रदान किए जाएंगे, कुल पूंजी निवेश का 20%, लेकिन अधिकतम 2 करोड़ रुपये। जो भी एमएसएमई के उद्योग होंगे उन्हें अनुदान प्रदान किया जाएगा, तो उनके जो वो पूंजी लगा रहे हैं उसका या तो 20% दिया जाएगा या नहीं तो अधिकतम 2 करोड़ रुपया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। एससी, एसटी, महिला तथा दिव्यांग उद्यमियों के लिए 5% तक का अतिरिक्त लाभ, यानी 20% अनुदान तो मिल ही रहा था और एससी, एसटी और महिला एवं दिव्यांग को 5% एक्स्ट्रा भी मिलेगा, यानी 25%। औद्योगिक इकाइयों के लिए स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क में 100% की छूट, यानी कि 7% छूट रहेगी। अपवाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण का क्षेत्र, ये औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्र को छोड़कर बाद बाकी सभी को स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण में जो है 7% छूट मिलेगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। औद्योगिक इकाइयों के गुणवत्ता के सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान प्रदान किए जाएंगे तथा इसके लिए कुल गुणवत्ता प्रमाणन व्यय का 50% अथवा अधिकतम 10 लाख रुपया राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। झारखंड सरकार द्वारा पेटेंट प्रक्रिया के लिए कुल पेटेंट व्यय का 50% अथवा अधिकतम 10 लाख रुपया सहायता अनुदान के रूप में प्रदान करेगी, यानी जो ज्यादा होगा या तो 50% ज्यादा हो गया या नहीं तो 10 लाख, यानी 50% देगी सरकार और नहीं तो 10 लाख रुपया। तथा 40% राशि वकील फीस के लिए आरक्षित होगा। ये जो 50% सरकार देगी
उसमें 40%, 50% का 40%, नहीं कि 100% का, ये 50% का 40% राशि जो है वकील के फीस के रूप में आरक्षित होगा। औद्योगिक गलियारे के निर्माण में राज्य सरकार द्वारा 15% अनुदान राशि प्रदान किए जाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को आरंभिक 5 वर्षों तक बिजली शुल्क अधिरोपित नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे बिजली शुल्क अधिरोपित नहीं किया जाएगा मतलब ये नहीं है कि पूरा जो भी वो कंज्यूम बिजली कर रहा है उसमें छूट, केवल कर माफी, सिर्फ उसका जो टैक्स लगता है, बिजली बिल आता होगा, आप देखते होंगे उसमें टैक्स भी लिखा रहता है, तो वो टैक्स जो है माफ रहेगा 5 वर्षों तक, ना कि पूरा बिजली बिल उसका। तथा स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क में से 100% तक उन्मुक्ति प्राप्त हुई होगी, लेकिन स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण में 100% जो है उन्हें छूट रहेगी, मगर बिजली बिल में सिर्फ टैक्स माफ रहेगा, याद रखिएगा 5 वर्षों तक। अगला है एमएसएमई के लिए सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के लिए से लिए गए ऋण पर आरंभिक 5 वर्ष उत्पादन आरंभ होने से तक 5% ब्याज अनुदान प्रदान किए जाएंगे। यानी कि एमएसएमई जो है सार्वजनिक वित्तीय संस्थान से जो ऋण लिए होंगे और ऋण पे जो ब्याज उन्हें देना पड़ रहा है उसका जो है 5% जो है सरकार व्यय करेगी। यानी सरकार जो है 5% ब्याज में अनुदान देगी, व्यय नहीं, अनुदान देगी। जो भी वो ले रहे हैं सार्वजनिक वित्तीय संस्थान से, जो भी एमएसएमई के सदस्य पैसा ले रहे हैं, तो 5 वर्षों तक जो है जो भी ब्याज लग रहा है उन्हें, उस ब्याज का 5% जो है सरकार अनुदान के रूप में देगी। यह सुविधा निम्नलिखित श्रेणी के अधिकतम निवेश पर लागू किया गया है। देखते हैं कौन कौन सा है, कितना है। सूक्ष्म उद्योग में अधिकतम निवेश 10 लाख रुपया, यानी सूक्ष्म उद्योग में अगर कोई जो है ऋण पे 10 लाख रुपया लिया तो इसका जो है, इस पे जो ब्याज लग रहा होगा, ब्याज का 5% अमाउंट जो है सरकार अनुदान के रूप में देगा। लघु उद्योग अधिकतम निवेश 20 लाख रुपया, मध्यम उद्योग अधिकतम निवेश 40 लाख रुपया। 2016 की औद्योगिक और निवेश नीति पूर्व के औद्योगिक नीतियों का ही व्यवहारिक विस्तार है। जो मैंने 2001 औद्योगिक नीति बताई और औद्योगिक नीति 2012 बताया था, उसी का जो है यह विस्तार है। 2016 की जो औद्योगिक नीति है यह 2001 और 2012 के औद्योगिक नीतियों का ही व्यवहारिक विस्तार है, इसमें कुछ नया वैसा नहीं है। तथा इस नीति के अंतर्गत केंद्रीय एवं केंद्र प्रायोजित योजनाओं को एकीकृत करने का प्रयास किया गया है। अतः कहा जा सकता है कि राज्य का औद्योगिक एवं निवेश नीति राष्ट्र परिप्रेक्ष्य के अनुकूलतम नीति है। तो आज की क्लास में यहीं तक, अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।